नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, सागा ग्रुप के धोखाधड़ी में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है और उसके एजेंट के द्वारा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है और वो इसीलिए ताकि उसके ऊपर एफआईआर ना हो। ऐसे मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, क्या टिप्पणी किया, ये जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको बता दें कि आप में से बहुत सारे ऐसे जमाकर्ता हैं जिनका सहारा के अंदर पैसा फंसा हुआ है। एजेंट ये कह रहे हैं कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमने तो कंपनी को पैसा दे दिया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। और ऐसा जो सोचते हैं उनके लिए ये जानकारी काफ़ी अहम है। और साथ ही सागा ग्रुप के उस एजेंट के याचिका पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या आदेश दिया, आज मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूं, जिससे आने वाले समय में हो सकता है आप किसी भी कंपनी के धोखाधड़ी से जुड़े हो, आपको बहुत बड़ा एक रास्ता मिलेगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी जब धोखाधड़ी करती है तो वो क्या करती है, अलग अलग जगहों पे अपना एजेंट नियुक्त करती है और एजेंट के माध्यम से लोगों को प्रलोभन दे करके और पैसा निवेश कराती है। और ऐसा ही हुआ था सागा ग्रुप, जो कि दिल्ली के अंदर चल रहा था, जिसमें रियल एस्टेट के नाम पे करोड़ों रुपया लोगों से लिया गया और उसके बाद गबन कर लिया गया। पैसा वापस नहीं किया जा रहा था, जिसमें निवेशकों ने पुलिस के पास कंप्लेन करना शुरू किया। पुलिस ने कंप्लेन नहीं लिया, लेकिन बाद में ईडी के द्वारा केस दर्ज किया जाता है और 25,000 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड सामने आता है। और उसी में एक एजेंट सुप्रीम कोर्ट का शरण लेता है। कब? जब उसके ऊपर एफआईआर होना शुरू होता है तो वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट के पास शरण लेता है और कोर्ट को ये कहता है कि हमारे ऊपर एक एफआईआर हो चुका है, अन्य एफआईआर न किया जाए। और इसी पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आता है। केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अदालतें धीरे धीरे आरोपी केंद्रित सोच की ओर बढ़ रही है, जो सही नहीं है। उन्होंने पूछा कि जब हजारों लोग ठगे गए हैं तो फिर पीड़ितों के अधिकार और उनके न्याय का क्या होगा। साथ ही माननीय अदालत ने कहा कि आरोप है कि इसी एजेंट ने निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया। आज गरीब निवेशक अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठे हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में पूछा कि जब लोगों का पैसा लिया है तो उन्हें लौटाने की पहल क्यों नहीं की जा रही है। इसके बाद माननीय कोर्ट ने यह भी कहा कि सफेद कॉलर अपराधी भी चाहते हैं कि उनके मामलों में सुनवाई खास तरीके से हो, लेकिन अदालतें ऐसा नहीं कर सकती है। आरोपी के तरफ से जो वकील खड़े थे उन्होंने कहा कि वो गिरफ्तारी से सुरक्षा या मामलों को जोड़ने की मांग नहीं कर रहे, बल्कि यह चाहते हैं कि एक ही कारणों से अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज न हो। इस पे माननीय अदालत ने कहा कि यह संभव नहीं है। अगर हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है तो 1000 एफआईआर होगी। हर पीड़ित को न्याय पाने का अधिकार है। कहने का मतलब, अगर एजेंट के माध्यम से जो भी पैसा लिया गया है वो लोगों को पैसा वापस मिलना चाहिए। अब आपने अगर 1000 लोगों से पैसा ठगा है तो 1000 जमाकर्ता चाहे तो आपके ऊपर 1000 एफआईआर दर्ज अलग अलग स्टेट से करा सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश में कहा है। इस केस की सुनवाई माननीय चीफ जस्टिस खुद कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जब गरीब निवेशकों से पैसा लिया गया तो अब अदालत में राहत मांगने से पहले कुछ रकम जमा कर अपनी नीयत क्यों नहीं दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अक्सर बड़े घोटाले में अक्सर असली दोषी पीछे रहते हैं और एजेंट को आगे कर दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एजेंट की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो ये बात सहारा के जो एजेंट हैं उनको भी कान खोल करके सुन लेना चाहिए, जो ये कहते हैं कि हम तो निर्दोष हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह से वो भी फंसेंगे, क्योंकि सहारा के तरफ से उनको आगे कर दिया गया है और उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आने वाले समय में उनके ऊपर गाज गिरनी तय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है, इसको जान करके आपको काफी हैरानी होगी। ये जो माननीय कोर्ट की जो टिप्पणी है वो सागा ग्रुप के साथ धोखाधड़ी हुई थी, उसी के एजेंट ने दरवाजा खटखटाया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का और उसी के बाद माननीय कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आई है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आम लोगों के लिए यही एजेंट कंपनी का चेहरा होता है, लोग उसी पर भरोसा कर पैसा देते हैं, इसलिए जब धोखाधड़ी होती है तो स्वाभाविक है वो उसी के खिलाफ जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी गलत सहानुभूति के चलते राहत दी गई तो ऐसे मामलों में और आरोपी अदालत आ जाएंगे और आकर के राहत मांगना शुरू कर देंगे। और इस तरह की टिप्पणी के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एजेंट की याचिका सुनने से मना कर दिया और उसके याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में आप लोगों से जानना चाहता हूं
क्या आपको ऐसा लगता है कि एजेंट निर्दोष होते हैं? एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा। चाहे सहारा का मामला हो या सागा ग्रुप का मामला हो, सागा ग्रुप में भी लोगों को, एजेंट को आगे करके पैसा ठगा गया और उनका पैसा वापस नहीं दिया जा रहा। और खैर, जो सागा ग्रुप का जो फ्रॉड है वो काफी कम है सहारा इंडिया के मामले के तुलना में। आपको बता दें कि सहारा इंडिया ने तो इससे बड़ा भी खेल किया और कोर्ट का सहारा लेकर के ही और अलग अलग अथॉरिटी का सहारा लेकर के, कानून का सहारा लेकर के लोगों को ठगा है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सरकार में शामिल थे और उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया। अगर फरवरी 2022 में अगर नहीं बताते और आप हमारी बातों पे भरोसा नहीं करते तो अभी भी सहारा के नाम पे पैसा जमा हो रहा था। उसके बाद भी लोगों को हमने रास्ता बताया था, लेकिन लोगों ने उस रास्ता को नहीं चुना, क्योंकि उनके सामने अमित शाह जी ने 10-10 हजार का लॉलीपॉप दिया, जिसके झांसे में लोग एक बार फिर से फंस गए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।